नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री और एलजेपीआर के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ए के वाजपेयी आ गए। मुद्दा आज एक बार फिर एसआईआर का है, खास तौर से एसआईआर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब एसआईआर में पश्चिम बंगाल में जो प्रक्रिया चल रही है उससे कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले आंकड़ा याद होगा, हमने राष्ट्र की बात में डिबेट भी की थी कि 10 लाख फॉर्म वापस नहीं आए तो क्या ये 10 लाख नाम कट जाएंगे। वो आंकड़ा बढ़ गया है, अब एक और नया आंकड़ा आया है। एसआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल में 2002 में हुई थी, उसके बाद एक वोटर लिस्ट बनी थी। अब जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं उनमें से लाखों नाम ऐसे हैं जो उस 2002 वाली लिस्ट में नहीं थे, मैच नहीं हो रहे हैं। क्या ये नाम भी कट जाएंगे क्या, और कितने हैं, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश भी आया है जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया, भैया एसआईआर तो रुकने वाला है नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इसका अधिकार है। पर हां, चुनाव आयोग के लिए एक चेतावनी भी जारी कर दी है। क्या है चेतावनी, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर सिर्फ गरीबों, वंचितों, ओबीसी के, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी रफ्तार से एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि जहां लगता है कि लापरवाही हो रही है, बीएलओ के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। शुरुआत करता हूं आपको बंगाल के कुछ आंकड़े बताकर। अब बंगाल में आंकड़ा सामने आया, 26 लाख ऐसे नाम हैं जो अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया में सामने आए हैं, जो पिछली लिस्ट में 2002 वाली लिस्ट में नहीं है। भाई पिछली बार आपको याद होगा एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में 2002 में हुई थी, उसके बाद एक वोटर लिस्ट बनी। अभी तक जो फॉर्म जमा हुए हैं इस बार 2025 के एसआईआर में, उसमें 26 लाख नाम ऐसे हैं जो 2002 वाली लिस्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। अब 6 करोड़ फॉर्म अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। 7.5 करोड़ के आसपास, 7.25 करोड़ के आसपास कुल फॉर्म वितरित किए गए। उनमें से 6 करोड़ अपलोड भी हो चुके हैं। दरअसल होता क्या है कि जितने फॉर्म वापस आए हैं, अब इनका मिलान किया जा रहा है 2002 की फाइनल लिस्ट से, एसआईआर की लिस्ट से, वोटर लिस्ट से। जो नाम मैच हो जाएंगे कि भैया पिछली लिस्ट में था, इस बार भी आ रहा है, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपको भी पता है। उनके माता पिता का नाम भी अगर उस लिस्ट में था 2002 वाली में, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। पर अब लेकिन खबर यह आ रही है कि 26 लाख नाम इस बार बंगाल में ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जिनका खुद का या माता पिता का नाम 2002 की बंगाल की एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नहीं है। अब यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन जो है, डिजिटाइजेशन हो रहा है इन फॉर्म्स का, वो प्रक्रिया पूरी अभी नहीं हुई है। उधर एक और आंकड़ा भी आया है, वो ये है कि मुंबई की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी करीब 11 लाख डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं, जो कि है 10.64%। मुंबई का आंकड़ा है सिर्फ, ये महाराष्ट्र का नहीं, मुंबई का। अब आप ये सोच रहे होंगे 26 लाख वोटरों का क्या होगा, क्या ये फर्जी वोटर हैं, क्या ये नाम कट जाएंगे? तो इनको ऐसे समझिए, जब एसआईआर के फॉर्म जमा हो जाते हैं तो उनकी मैपिंग प्रक्रिया होती है। मैपिंग, अगर पिछली एसआईआर की लिस्ट में आपका नाम है तो आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इस वोटर लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा। आपके माता पिता का नाम भी पुरानी लिस्ट में है तो भी आपका नाम क्लियर है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। लेकिन जिन वोटरों के नाम इस बार की लिस्ट में हैं और 2002 वाली एसआईआर की लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को अब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उनका डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे, दस्तावेज आधारित जांच, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। और इस बार जो मैपिंग चल रही है, मैचिंग चल रही है, इलेक्शन कमीशन इस बार सिर्फ बंगाल की लिस्ट से मैचिंग नहीं कर रहा है, वो सारे राज्यों की वोटर लिस्ट से मैचिंग कर रहा है कि कहीं किसी का 2-3 जगह नाम तो नहीं है, 2 राज्यों में नाम तो नहीं है, 3 राज्यों में नाम तो नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया है। बिहार में याद करिए ना, इस बार भी डुप्लीकेट नाम हटाए गए, बहुत सारे नाम हटाए गए थे। तो 26 लाख नाम ये जो आ रहे हैं बंगाल में, ये कटेंगे नहीं अभी। अब इनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, इनको साबित करना पड़ेगा कि ये नागरिक है और वोट देने का इनको अधिकार है। अब जरा वो दूसरा वाला आंकड़ा आपको बता दूं। कुछ दिन पहले हमने राष्ट्र की बात में डिबेट किया था, हमने बताया था कि 10 लाख फॉर्म इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमारे पास वापस नहीं आए। जो फॉर्म हमने बांटे थे, भर के दे दीजिए भैया, 10 लाख नहीं आए। अब वो आंकड़ा 14 लाख हो गया है, 14 लाख। अब तक कुल मिलाकर बंगाल में 99.78%, 99.78% 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इनमें से 14 लाख फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए, यानी लोगों ने भरकर वापस जमा नहीं कराए।
अभी 4 तारीख तक है। हाँ, हालांकि 4 दिसंबर तक, विनोद जी सही कह रहे हैं, 4 दिसंबर तक अभी डेट है, हो सकता है तब तक आ जाएं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन फिलहाल इन फॉर्म्स को अनकलेक्टेबल बता रहा है। अब 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, जो कि होता है 78.42%। अब माना यह जा रहा है बिहार की तरह ये जो 14 लाख नाम आए हैं, ये या तो वो हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली, ये वो नाम हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। तो इन नामों का कटना ज्यादा लाइकली है, इनकी ज्यादा संभावना है। पर जैसा मैंने कहा कि अंतिम सूची तो जब डिजिटाइजेशन पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा। पर 10 लाख से यह आंकड़ा 14 लाख हो गया। अब 26 लाख वो और 14 लाख ये, आप जोड़ दीजिए 40 लाख हो जाता है यह आंकड़ा। 40 लाख। बिहार में तो 65 लाख वोट कटे थे, बंगाल में प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है। 40 लाख के आसपास ऐसे नाम हैं जिन पर सवालिया निशान अब लग गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तमाम विरोधों के बावजूद पूरी रफ्तार के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा है बीएलओस पर, उनकी मृत्यु हो रही है, उनको मुआवजा दीजिए, करोड़ों का मुआवजा दीजिए। ममता बनर्जी कह रही है रोक दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने अब नया आदेश दिया, उत्तर प्रदेश में 21 बीएलओस पर एफआईआर दर्ज करवा दी है लापरवाही के लिए। विपक्षी दल कह रहे हैं ज्यादा दबाव आप डाल रहे हैं, इतना दबाव क्यों बीएलओ पर डाल रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब गाजियाबाद में बीएलओस पर एक्शन लिया है, इनमें 4 शिक्षक भी शामिल हैं, इन पर एफआईआर करवा दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उत्तर प्रदेश में कई जगह आज दिखाई दी है। लखनऊ में, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, लखनऊ में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर लगा रहे। अब अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है, ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा आया है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर की ड्यूटी में जो कर्मचारी लगे हुए हैं बीएलओस, उनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अब विपक्षी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर दबाव की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लगातार बॉर्डर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है। जैसा मैंने कहा, अखिलेश यादव भी एक्स पर लिखकर कह रहे हैं इनको 2 करोड़ रुपए जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा दीजिए। अब राहुल गांधी एक्स पर लिखकर इस मुद्दे को और विस्तार देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। ये बीएलओस पर बीजेपी दबाव बना रही है, ये राहुल गांधी का आरोप है। एक्स पर लिखते हैं, वो लिखते हैं दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। जरा राहुल गांधी का बयान दिखाइए। राहुल कहते हैं एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मन के मुताबिक अपनी वोटर लिस्ट तैयार कर रही है और इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या की पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी राहुल का आरोप बिल्कुल साफ है, पिछड़ों का नाम हटाया जा रहा है, वंचितों का, गरीबों का नाम हटाया जा रहा है। बीजेपी अपनी लिस्ट तैयार करवा रही है अपनी मर्जी से अपने वोटरों की, यह आरोप है राहुल गांधी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्षी दलों को कोई राहत एसआईआर के मुद्दे पर नहीं मिल रही है। कल एक विस्तार से सुनवाई हुई, आखिरी सुनवाई थी एसआईआर पर, उसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कपिल सिब्बल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, देश के सबसे बड़े वकीलों में उनका नाम आता है, फिर से वो आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से पेश हुए, तमाम दलीलें दी उन्होंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन के फैसलों की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट की शुद्धता निर्धारित करने की शक्ति है। बिहार में कोई असर इसका नहीं हुआ, हम एसआईआर नहीं रोकेंगे। बिहार में शुरू में कहा गया लाखों नाम हट जाएंगे, करोड़ों हट जाएंगे, अंत में हुआ क्या? जो मृत थे, शिफ्ट पाए गए, सिर्फ उनके नाम हटे। कोई भी किसी तरह की दलील, आपत्ति दर्ज नहीं करा पाया। जमीन पर एसआईआर का कोई असर नहीं दिखा। आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास यह एसआईआर करवाने का पूरा अधिकार है। अगर संदेह में कोई है तो जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? कल को कोई आधार लेकर आ जाए बाहर का नागरिक, सुविधाएं उसे मिलने लगे और वो कहे मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी कहते हैं अगर आक्रामक तरीके से यह पुनरीक्षण होगा तो कुछ नाम तो कटेंगे, और हमें लेकिन अगर इसमें अनियमितता दिखी तो हम सुधारात्मक निर्देश जरूर देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है निगरानी हमारी पूरी रहेगी। हालांकि यह पिटीशन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी जो अलग अलग राज्यों की अपील्स हैं उन पर सुनवाई के लिए अलग तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। तमिलनाडु के लिए अलग, बंगाल के लिए अलग,
यानी विस्तार से सुनवाई अभी जारी रहेगी। पर कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी, जरा वो भी सुन लीजिए। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी मतदाता पर क्यों होनी चाहिए, एक वोटर से फॉर्म भरवाने की जरूरत ही क्यों है, एसआईआर समावेशी होना चाहिए, वोटर पर बोझ नहीं होना चाहिए, बीएलओ को किसी की नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है। अब करोड़ों अशिक्षित लोग हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाते, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। करोड़ों लोग निरक्षर हैं, एसआईआर का बिल्कुल बहिष्कार हो। ईसी कौन होता है, चुनाव आयोग कौन होता है किसी की नागरिकता तय करने वाला? आधार कार्ड में निवास और जन्म तिथि लिखी होती है, उसे मतदाता सूची में, जिसके पास आधार है उसे बिना कुछ पूछे मतदाता सूची में शामिल कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए क्या? अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल साफ, क्या बंगाल में कट जाएंगे 40 लाख वोट, या फिर इनका क्या होगा 40 लाख लोगों का? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, क्या एसआईआर पर अब खत्म होगा क्लेश? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस से साधना भारती, मेरे साथ आनंद दुबे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, संजय सरकार हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी की तरफ से बोलेंगे, ए.के. वाजपेयी आ गए स्टूडियो में, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री और राजकिशोर तिवारी, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी का स्वागत। विनोद जी आपसे शुरू कर रहा हूं। अरे वाह विनोद जी ये सही है, दो आंकड़े मैंने आपको अभी थोड़ा कोशिश की मैंने समझाने की, 26 लाख और ये 14 लाख, 40 लाख हो जाता है ये। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो 14 लाख नाम है इनके कटने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किए, जैसे बिहार में हुआ था। पर ये 26 लाख को अब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। नहीं 14 लाख में भी अभी कुछ 4 दिसंबर तक देखना पड़ेगा। हाँ, कि हमारे फॉर्म तो बढ़ गए। हाँ। बहुत लोग हो सकता है बाहर हो, आ रहे हो, लौट के कागज इकट्ठा कर रहे हो, अपना फोटो अपडेट कर रहे हो। तो जैसे मुझे मालूम है, मेरी जानकारी, हमारे कॉलोनी में कई लोग ऐसे, इनको फॉर्म तो मिल गया है। अब यूपी की बात कर रहा हूँ। अभी तो जमा नहीं किया। बोले क्यों नहीं जमा किया? बोला बेटा बाहर है, आ जाए, 2 दिन में आ जाए, जमा कर देंगे। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं, इसमें कई मतलब 14 लाख हो सकता है, 5-7 लाख ऐसे भी हों जो जमा कर दो 4 सितंबर तक आने आ रहे। लेकिन हाँ, जो नहीं जमा कर पाएंगे निश्चित रूप से उन पर तो ये नाम कटने का खतरा रहेगा ही। वो बाकी जो आप बता रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट वाले जो हैं, 14 लाख 26 लाख कि मैच नहीं हो रहे उनके नाम, नाम मैच नहीं रहे। अब जैसे उसमें क्या है, 2002 में जिनका नाम नहीं था और अब आ गया, वो मैच नहीं हो रहा है, तो वो नए वोटर भी तो होंगे 2002 के बाद। करेक्ट। तो मान लीजिए कोई आदमी 18 साल का अगर 2002 के बाद हुआ और फिर वोटर लिस्ट में आया, तो 2002 में कहां से हो जाएगा वो? तो वो तो देखना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि अगर कोई व्यक्ति पैदा ही 2090 में हुआ और मतलब 1990 में हुआ और 2002 में कैसे आ जाएगा? वो तो आएगा 2018 में। तो इस तरह कई लाख वोटर ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल हुए हैं 2002 के बाद, तो उनका भी आंकड़ा देखना पड़ेगा मैच। हाँ, ऐसे लोग जो जिनकी उम्र दराज है, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं और 2002 में नहीं थे, वो क्यों नहीं थे, अब कैसे आ रहे हैं, उनकी जांच जरूरी है। भाई क्या बाहर के नागरिक हैं, क्या मतलब जो है पश्चिम बंगाल से बाहर रहते रहे, अब यहाँ सेटल हुए हैं आकर के, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरे राज्यों में तो उनका वोट नहीं था, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश से जाके कलकत्ता में बस गया, कोई बिहार से आके बस गया, तो ऐसे लोग भी होंगे जो पहले 2002 से पहले कहीं और वोट डाला होगा, अब बंगाल की सूची में अब आए होंगे। तो ये सारी श्रेणियां उसमें होंगी जिनका वेरिफिकेशन जब होगा सारे फॉर्म्स का, तब जाके पता लगेगा कि ऐसा जो है, ऐसा नहीं है कि सारे 26 लाख लोग सारे नाम कट जाएंगे, ये सारे नागरिक नहीं है, सारे विदेशी हो गए, सारे घुसपैठिए हो गए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये फाइनल जब तक जो है सारी चीजें ना हो जाए, क्योंकि बहुत संभावना है इस तरह की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अपनी जगह हो रही है, राजनीतिक दल अपना मुद्दा बना रहे हैं। देखिए राजनीतिक दलों का मुझे लगता है, देखिए एसआईआर तो होगी और होनी भी चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो। और एसआईआर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब उसको आप इंटेंसिव रिवीजन कहें, आप समरी रिवीजन कहें, जो भी कहें, लेकिन मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, उनका शुद्धिकरण, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का। और वो उसको, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है, तो वो तो होगा। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी ये है, मुझे जो लगता है, कि उनको जो विरोध करना हो करें, अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर लाना हो, उसको एनर्जाइज करना हो, वो करें, लोकतंत्र में उनका अधिकार है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो अपने बीएलएस को एक्टिव करें और ये निगरानी रखें कि जेन्युइन कोई वोटर का नाम न कट पाए, कोई साजिश न कर पाए। मान लीजिए आरोप है
कि साहब बीजेपी वाले जो है कांग्रेस वालों को वोट कटवा देंगे, तो कांग्रेस वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बीएलएस को एक्टिव करें और वो देखें कि कोई बीजेपी वाला या उनका विरोधी दल वाला नाम ना कटवा सके, सही बात। या टीएमसी वाला। अभी मतलब जो है मुझे बताते हैं लोग कि बीजेपी के जो बीएलएस हैं वो बहुत एक्टिव हैं हर राज्य में। वो बीएलओस के साथ जाकर के अपने वोटर्स का नाम जुड़वा रहे हैं फॉर्म। दूसरी पार्टियों के बीएलए क्या कर रहे हैं भाई? कांग्रेस के भी बीएलए होंगे, समाजवादी पार्टी के बीएलए होंगे, तृणमूल कांग्रेस के बीएलए तो हर पश्चिम बंगाल में एक्टिव हैं, जो हम लोग जो मुझे जानकारी मिली है। भले ममता जी और उनके नेता प्रकट तौर पर विरोध कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक समानांतर काम भी कर रखा है। उनके सारे जो बीएलएस हैं वो गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में घूम के अपने वोटर जुड़वा रहे हैं और अपने वोटरों को का नाम जो है रहे वोटर लिस्ट में इंश्योर कर रहे हैं। हाँ। यही काम दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। सही बात। ये काम बीजेपी वाले कर ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी या जो भी दूसरे दल हैं, शिवसेना, आनंद दुबे जी की पार्टी, इनको भी ये सब करना चाहिए। लेकिन अब आप खाली विरोध करेंगे सड़क पर, आपके बीएलएस कहीं सड़क पे होंगे नहीं, वहां पब्लिक में होंगे नहीं, तो करते रहे विरोध, एसआईआर हो जाएगी। फिर वही होगा जो बिहार में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा, भैया बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या मिला? नहीं, मुझे इसमें देखिए, इस तरह के आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष ये है कि जहां इससे एक जागरूकता आई है, लोग खुद अवेयर हो गए हैं अपना वोट जो है जुड़वाने में और अपना कागज जमा करने में, इस आंदोलन की वजह से। नहीं, और इसी आंदोलन की वजह से कुछ सुधार भी आए हैं इसमें। इसी आंदोलन की वजह से आधार जुड़ा, फिर तमाम लिस्ट भी जारी की गई, पारदर्शिता भी आई है। पारदर्शिता, जो चुनाव आयोग कह रहा था नाम नहीं जारी करेंगे, किससे नाम कटे हम नहीं बताएंगे, वो सब चीजें आई हैं। तो आंदोलन भी जरूरी है, आंदोलन से ही सुधार। और दूसरा, बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नाम कटवाने की कोशिश में लगा भी होगा, तो इस आंदोलन की वजह से उस पर भी रोक लगती है। तो इसलिए इस तरह के आंदोलन होने चाहिए। मतलब आंदोलन से मेरा मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा उठाइए, बिल्कुल सही बात है, इस पर डिबेट हो, डिबेट करिए, बिल्कुल लीगल लड़ाई लड़िए, अपने जो है बीएलएस को एक्टिव करिए, हर तरह सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाइए और एसआईआर जितनी बेहतर हो तरीके से, जितना उसमें कमियां कम से कम हो, त्रुटियां बिल्कुल मिनिमाइज हो सकें, वो प्रयास होना चाहिए। क्योंकि ये सबके हित में, देश के हित में है कि नागरिक जो मतदाता सूचियां हैं वो त्रुटिहीन हों। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और नहीं तो क्या। साधना भारती, जफर भाई उंगली उठा रहे थे। जफर भाई आज पहले ही बोलना चाह रहे हैं क्या? कोई नई बात है क्या? चले पहले आप ही बताइए। एक छोटा सा, आप जिसको चाहिए बोलने का मौका दीजिए। बट एक बात कह रहे थे, जो विनोद जी कह रहे थे, उस पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इंस्टेंटली जोड़ दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बोलिए। कि देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि अपने बीएलएस को एक्टिव कीजिए, एकदम सही बात कहा भाई। बीएलएस आपके कार्यकर्ता होंगे तो बीएलएस होंगे और वो काम करेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जो खाली इंटेलेक्चुअल वाली पार्टी हो और उसमें लंबी बेंच स्ट्रेंथ हो कि सब इंटेलेक्चुअल ही बैठे हैं और कार्यकर्ता जीरो है, तो क्या होगा उस पार्टियों का? उसके बीएलएस खाली कोर्ट में जब घूमते रहेंगे। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा रुकिए एक सेकंड। अच्छा, अब रुकिए, अब देखिए, आपने शुरुआत कर ही दी है ना, पॉट शॉट ले लिया आपने, निशाना साध दिया कांग्रेस पार्टी पे, तो फिर मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। बोल दीजिए। जफर भाई सुनिए, आपने इतना दशकों तक आंदोलन चलाया, देश में करोड़ों अवैध नागरिक हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, यूपीए ने बसा दिए, ममता दीदी ने बंगाल में बसा दिए, क्या निकला अभी तक? बंगाल की एसआईआर में मैंने बताया 99% फॉर्म बट गए, 60% से ज्यादा बल्कि शायद 78% डिजिटाइज हो गए। 14 लाख का आंकड़ा निकला है सिर्फ, बस यही घुसपैठिए पकड़े, इसमें भी घुसपैठिए नहीं होंगे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, हम कोई गलत मंशा से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी मंशा है कि साफ सुथरी बिल्कुल लिस्ट होनी चाहिए, जो वोटर लिस्ट होनी चाहिए। इसमें अगर कोई है, जैसे बिहार में है, मैं आपको फिर से बात कह रहा हूं, बिहार में ऐसे लोग हैं। अब ये सूची जो है, इलेक्शन कमीशन का काम तो है नहीं, उसने सूची सौंप दी है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय उसको डिटेक्ट करेगा और फिर डिपोर्ट करेगा, ये काम होगा। लेकिन हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम अब किसी को दबाना है। नहीं जफर भाई, नहीं एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। बिहार, अब देखिए, आपने बिहार का उदाहरण दे दिया ना। बिहार में 65 लाख थे, उसके बाद 3 लाख और आए, 4 लाख जिन्होंने, जो डाउटफुल थे, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं आए, वो सब बताया गया, फॉर्म नहीं आया। तो उसमें तो ज्यादातर मृत, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एंट्री वाले थे ना, घुसपैठिए कहां थे? नहीं, मैंने कहा देखिए, इस एसआईआर होने के बाद, शुद्धिकरण के बाद किसी को मौका नहीं रहेगा, ना बीजेपी को ना किसी को। एक शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ। जो गलत वोटर्स हैं वो निकल जाएंगे और जो आइडेंटिफाइड लोग रहेंगे, जो डिटेक्टेड रहेंगे, जिसकी लिस्ट
गृह मंत्रालय में ईसीआई के द्वारा जाएगी। भाई इनकी कोई सूची में, हमारी थे पहले सूची में, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ। अब गृह मंत्रालय वो डिटेक्ट करेगी। तो यही तो कह रहा हूं, बंगाल में तो कुछ निकला ही नहीं अभी तक। अरे अभी तो 14 लाख फॉर्म है बस जो नहीं आए, बाकी सारे आ गए अभी तक। मानक जी आप ये ऐसा समझिए कि देखिए आप उसको गलत हवा दे रहे। मैंने कहा ना, हमारा मकसद क्या है, इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है, शुद्धिकरण। हमारा सपोर्ट है, उनको इंडोर्स करते हैं उस इनिशिएटिव को कि सही इनिशिएटिव है, और इसको इंडोर्स करते हैं कि शुद्धिकरण होना चाहिए। किसी को इससे तकलीफ है बताइए? बंगाल में कितने घुसपैठिए होंगे जफर भाई? अब ये शुद्धिकरण के बाद पता चलेगा कि बुद्धिकरण लोग कहां से आए हैं और उनको जो है वापस कैसे करना है। आपने अभी कल आपको एक बात बताता हूं। हाँ। जरा बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर जाके एक फोटो देख लीजिए जरा, कैसे लाइन से भागने वाले लोग। तो मतलब आप मान रहे हैं ना, मतलब आप मान रहे हैं घुसपैठियों को भगा दिया और वोटर लिस्ट में सारे जेन्युइन वोटर अब मिलेंगे? 100% शुद्धिकरण के बाद सभी जेन्युइन वोटर्स होंगे। लेकिन ये भी बता देता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो लोग बॉर्डर पर भी अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं वो लोग आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, ऑलराइट, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। हाँ विनोद जी बोलिए। कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग थोड़ा इस बात पर जरूर संज्ञान ले कि जो बीएलओ की खबरें आ रही हैं मौतों की, हाँ। कि भाई 27 के आसपास जो है मौत हो चुकी है प्रेशर से, आत्महत्या, उसका संज्ञान लेके कम से कम थोड़ा, जिन राज्यों में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, टाइम थोड़ा टाइम बढ़ाए या अधिकारियों को निर्देश दे कि अनावश्यक दबाव न डालें। अब जैसे उसकी शादी, जो सारे बीएलओ हैं अपनी सरकारी ड्यूटी भी कर रहे हैं, फिर ये काम भी कर रहे हैं, मतलब ये मानवीय आधार पर। अब उसकी शादी होने वाली थी फतेहपुर में उसकी, और उसके बाद उसको छुट्टी नहीं दी, एक दिन के लिए सुसाइड कर लिया। इस तरह घटनाएं ना हो, किसी का मरना ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। साधना भारती, ऑलराइट, इस पर ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को, मुझे लगता है इसको संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। साधना भारती, साधना, ये राहुल गांधी जी कैसा आरोप लगा रहे हैं? ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाया जा रहा है, बीजेपी अपनी लिस्ट बना रही है। कैसा आरोप है ये? क्या आधार है इसका? आधार उसके बिल्कुल जो ट्वीट किया है उन्होंने, जो एक्स पर पोस्ट किया है उसके नीचे वीडियो उसका आधार है। ये विपिन यादव जी के परिवार के लोगों का आरोप है, ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य नहीं है स्वयं का। पहले उसका आधार आप पकड़िए और पहचानिए कि उसका आधार ये है जिसने आत्महत्या की, उसके परिवार के लोगों ने ये बताया कि ऐसा उनके द्वारा कहा गया कि उन पर दबाव डाला गया कि ओबीसी वोटरों के नाम काटे जाएं। तब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस वक्तव्य को साझा करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने उस आरोप से आरोप लगाने का काम किया है, तो कोई निराधार नहीं है। आधार हमने जो लिया है उस आधार को बकायदा हमने पोस्ट किया है, और भी अकाउंट से उसको पोस्ट किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आदरणीय जफर इस्लाम जी ने कहा अब जो किए जाएंगे वो बिल्कुल साफ होंगे जी, घुसपैठिए नहीं होंगे। पहली बात तो मुझे ये बता दें आदरणीय जफर इस्लाम जी, अब तक आपने कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से बाहर किए हैं, डिपोर्ट किए? आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए। मोदी सरकार में मुश्किल से 4000 आप बाहर कर पाते हैं। 2017 का आंकड़ा है मात्र 51 का, हमने तो 90,000 किए 10 साल में। यहाँ कौन सी डींगे हाँकने के लिए बैठे हुए हैं और आप यहाँ बातें बना रहे हैं अब घुसपैठिए नहीं होंगे। अब तक इसका मतलब घुसपैठिए वोटिंग कर रहे थे। एक मिनट बीच में मत बोलिए, मुझे पता है आप बस इतना बताइए। नहीं ये कोई तरीका नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। अरे क्यों, नाम तो लूंगी, सत्ता में आप हैं तो नाम तो लेंगे। नहीं एक मिनट नहीं जफर भाई आपको मौका दूंगा ना जवाब देने का, मौका दे रहा हूं। चलिए बोलिए साधना, बोलिए। आप जब आदरणीय जफर भाई बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। आदरणीय जफर इस्लाम जी, आपका नाम इसलिए लेना पड़ेगा, आप भाजपा के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर आए होते तो मैं नहीं बोलती आपका नाम। सत्ताधीश बन के बैठे हैं, सत्ताधारी बनने का शौक, और अगर आपको पदों पर रहने का शौक है तो बोलना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, आपने कहा, हम ये कह रहे हैं आपने कहा नहीं, अब बीच में मत बोलिए भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, निवेदन कर रही हूं मैं आपसे, भाई साहब मत बोलिए बीच में। मैं आपसे कह रही हूं, आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। अब तक घुसपैठिए वोटिंग कर रहे थे क्या? और अगर कर रहे थे तो घुसपैठियों के वोटों से जीते हुए प्रधानमंत्री जी कुर्सी कब छोड़ेंगे? वोट चोर, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर घुसपैठियों के वोटों से जीते हो चुनाव तो पहले तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, उसके बाद एसआईआर कराओ, एक सबको नागरिकता का एक कार्ड बनवा कर दो और उसके आधार पर वोटिंग कार्ड बनवाइए और उसके बाद चुनाव करा लीजिए। हम कह देंगे ठीक है, अच्छी बात है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन आपने जो प्रक्रिया बनाई है और ये जो उसके अंदर एएसडी जो चुनाव आयोग के अंदर होता है, जिसमें एब्सेंट और शिफ्टिंग और डेथ, हम तो कह रहे हैं इसके अंदर भी तो धांधलेबाजी की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती? और आपने अभी मानक गुप्ता जी, आपने कहा, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जब आपने ओपन किया, आपने डिबेट में बोला, आपने शुरुआती दौर में आपने कहा जी चुनाव आयोग तो अपनी पूरी रफ्तार से कर रहा है। इतनी तेज रफ्तार कि हम देख रहे हैं कि आप बताइए, ये 22 दिन के अंदर 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौतें हो जाती हैं।
क्या इतनी रफ्तार की आवश्यकता है एसआईआर को? ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट है कि इन्हें एसआईआर करवानी है, इतनी जल्दी करवानी है? ऐसी कौन सी धांधली करना चाहते हैं? ज्ञानेश कुमार जी ज्ञानवर्धन करें आके, एक प्रेस वार्ता करें आके। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, ये क्या वही हड़बड़ाहट नहीं है आदरणीय मानक गुप्ता जी, जो हड़बड़ाहट दिखाई गई जस्टिस जोसेफ जजमेंट 2023 अनूप बरनवाल के केस के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया अपनी जजमेंट पे कि जो भी चुनाव आयुक्त हो वो पारदर्शी हो, जनता का विश्वास होना चाहिए, और जब तक कोई कानून नया नहीं बनता तब तक प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश उस प्रक्रिया में रहेंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। लेकिन आनंद फानन में 2024 से पूर्व 2023 में ही एक चुनाव आयोग के गठन के लिए एक नई प्रक्रिया बनाई गई, जिस चुनाव आयोग के गठन के लिए 2023 के अधिनियम की धारा 16 में यह कहा गया कि अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा साधना, जब हम चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते साधना, तो एक सेकंड, अब देखिए साधना, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, कोर्ट का जिक्र किया, मैंने अभी कल के जजमेंट का जो आदेश, जजमेंट नहीं है वो, पर उसमें जो कल ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया वो एसआईआर तो रुकेगा नहीं, चुनाव आयोग के पास अधिकार है। बिहार का सीधा सीधा उदाहरण दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, बोल रहा है बिहार में क्या हुआ भैया, आप कह रहे थे करोड़ों कट जाएंगे, लाखों कट जाएंगे, क्या हुआ? एक आप आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए, जो 65 लाख 62 लाख नाम कड़े, एक दर्ज नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसीलिए ये कह देना बस कि हमारे बीजेपी अपनी वोटर लिस्ट बना रही है। एक मिनट, हाँ बताइए। बिल्कुल बोल रहे हैं। देखिए 65 लाख जब वोट काटे गए, 65 लाख जिनके काटे गए, नाम देने में इतनी देरी क्यों लगाई गई चुनाव आयोग की तरफ से? आधार कार्ड को हमने ऐड कराने के लिए कितनी लड़ाई लड़ने का हमने काम किया। और दूसरी बात, मात्र एसआईआर की बात नहीं है चुनाव आयोग पर, और हम जो इस धारा 16 की बात कर रहे हैं, इसको आप फैक्ट चेक करवा लीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। लगातार ये मैं कोई भाजपा का आईटी सेल तो हूं नहीं जो यहां फेक न्यूज फैलाऊंगी। मैं सीधी बात ये कह रही हूं कि आप ये फैक्ट चेक कीजिए कि चुनाव आयोग के एसआईआर पे भी हमें प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ चुनाव आयोग जिस तरह प्रक्रिया होती है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कितने चुनाव अपने जीवन में देखे होंगे। जैसे ही घोषणा की जाती है चुनावी और जो सरकारी योजनाएं और घोषणाएं होती है, अच्छा ठीक है, विनोद जी बैठे हैं, वो भी ठीक है, उस पर हम कर चुके, काफी डिबेट कर चुके। बिहार के अंदर 10-10 हजार कैसे बांट दिए गए? ओके, ऑल राइट, साधना वन सेकंड, ओके, मैं चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता दीजिए आज, एसआईआर रुकना चाहिए या एसआईआर में और टाइम दिया जाना चाहिए? स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? भाई देखिए, पहली बात है ये जो देखिए एसआईआर तो आप ही कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगा। हम भाई लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। पहली बात तो एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। इससे ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? आप लोगों के नाम काट देंगे, कोई ब्राजीलियन मॉडल ले आएंगे कहीं से। ठीक है, ओके, एक वाजपेयी जी से बात करें। जफर भाई वाजपेयी जी को मौका दे रहा हूं, आप ही की तरफ से बोलेंगे। वाजपेयी क्यों उनकी तरफ से? अरे आप, अच्छा बोलिए जफर भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। मेरा भी टर्न आने दीजिए। थोड़ी देर में आपने 2 सेकंड में निकाल दिया, साधना भारती जी के लिए मौका दिया आपने, अब मुझे ही बोलने दीजिए। अरे भाई शुरू में आप ही से किया था जफर भाई, ऐसे मत करिए, आपसे शुरू किया मैंने। नहीं, आज अरे भूल गया, आज क्या हो गया आपको? आज आप विनोद जी से शुरू किया है। अरे उसके बाद आपको मौका दिया। अरे वो तो बीच में हम तो इंटरजेक्शन किया मेरा। हाँ पर अच्छा खासा इंटरजेक्शन किया भाई, ऐसे मत बोलिए। अरे भाई सत्ता में बोलिए, आपसे जवाब की उम्मीद है, बोलिए भाई। अच्छा सुनिए, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को बताना चाहते हैं, और अभी साधना भारती जी मेरी छोटी बहन ये कह रही थी एसआईआर नहीं होना चाहिए। भाई देश की हेल्थ का चेकअप जो है ना वो जरूरी है। जैसे इंसान हर बार हर कंपनी में एम्प्लॉय भी है या आम आदमी भी अपना जाके हेल्थ चेकअप कराता है, तो साल में 2 साल में कराता है, उसमें सारे टेस्ट होते हैं। वैसे है देश का हेल्थ चेकअप जो है वो एसआईआर है। पर 1 महीने में क्यों करवा रहे हैं जफर भाई? टाइम क्यों नहीं दे रहे? बंगाल में तो चुनाव है, बाकी राज्यों में भी 1 महीने में क्यों करवा रहे हैं? टाइम दे देते थोड़ा। बीएलओ पर कितना प्रेशर है? कोई देखिए, ये गलत बात है। बिहार में हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? कोई बिहार में कोई मरा था क्या? ये सब जो है गलत तरीके से पेश कर रहे हैं बातें। कांग्रेस पार्टी और अलग पार्टियां पेश कर रही है। हकीकत बीच में देखिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद अभी हमको नसीहत दे रहे थे। यही दिक्कत है इन लोगों के साथ। अभी देखिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं देश भर में एसआईआर के दौरान जितनी भी बीएलओस पर दबाव और उनकी मृत्यु की खबरें आ रही हैं वो सारी झूठी खबरें हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा था बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूं। ये जिस तरह, अरे बीच में मत बोलिए, अभी तो ज्ञान दे रही थी। अभी क्या हो गया? ज्ञानवर्धन खुद दूध लेने के लिए नहीं, तो बीच में मत बोलिए। हमने आपकी बात मानी ना, आप चुप से सुनिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एसआईआर ना हो। हम चाहते हैं कि एसआईआर हो और उसमें जो गलत लोग हैं वो निकले। बस हमारा शुद्धिकरण है। एक ही हम इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग नैरेटिव फैलाने के लिए बाहर में
एक्स अकाउंट रखते हैं दुनिया के अलग अलग कोने से, एक्स अकाउंट रख के और उसमें देश में इस तरह का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, उनको क्या अधिकार है? अरे भाई कार्यकर्ता रखिए, नैरेटिव फैलाने के लिए बाहर में अकाउंट मत रखिए, कार्यकर्ता। ओके, साधना भारती, छोटा सा जवाब। साधना भारती, साधना बोलिए जल्दी से, बोलिए। पहली बात जो ये कह रहे हैं, क्या मरे थे, क्या इनको दिख नहीं रहा, या अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं पढ़ते? 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ के अन्य आत्महत्या किए, मरे नहीं है। और ये कौन सा हेल्थ चेकअप ऐसा कर रहे हैं? आप सुनिए पहले, बीच में मत बोलिए लगातार। कौन सा हेल्थ चेकअप है जिसमें लोगों की मौतें हो रही हैं? भाड़ में जाए ऐसा हेल्थ चेकअप। अगर लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाओगे तो विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा जफर इस्लाम भाई। ये भागने से काम नहीं चलेगा। और ये वोट चोर होना तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये घोर अपारदर्शी प्रक्रिया जो आपने चुनाव आयोग के लिए की है, तो आपको गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी ना भैया। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए। ओके, एक बात रुक जाइए। ओके, ऑल राइट, अब रुक जाइए। ओके, एक वाजपेयी जी आप थोड़ा बताइए जरा। नहीं, एक महीने का टाइम वाजपेयी जी काफी है क्या? देखिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के सारे सहयोगी एसआईआर में 1 महीने के समय से सहमत नहीं है। यहां मलूक नागर आए थे, आरएलडी के प्रवक्ता, उन्होंने खुद कहा भैया बंगाल में ठीक है, बाकी राज्यों में और समय दीजिए। अरे एक संघ से जुड़े हुए संगठन है, उन्होंने कहा है समय के लिए, अखबार में खबर पढ़ रहा था। आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है, कुछ भूल रहा हूँ, मतदाता कर्मचारी संघ करके कुछ है कोई। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। एक बात बताओ मुझे, लोकतंत्र की दवाई सभी लोग दे रहे हैं, संविधान की दवाई सभी लोग देते हैं। किस तरफ से? मैं वही बोला, अपनी तरफ से, बीजेपी की तरफ? मैं तो अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। कहा ना कि आप इनकी तरफ? वो मालिक जी है, उनको स्वतंत्रता। सरकार की तरफ से बोलेंगे? नहीं, सरकार की तरफ से कैसे बोलेंगे? क्यों, आप सरकार में नहीं है? ना, एनडीए की तरफ से बोलेंगे। और एनडीए में भी पार्टी है हमारी एक। प्लीज तो बताइए फिर, सरकार के प्रवक्ता बताइए फिर। सरकार के प्रवक्ता तो ये भी नहीं है। एलजेपीआर का स्टैंड बताइए। एलजीपीआर का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है वैष्णव जी कि हाँ, ये वेरी करेक्ट। एलजेपीआर का स्टैंड ये है कि ये लोग जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इनसे एक सवाल पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट हर चीज की जांच कर रहा है, पूरा कंट्रोल है, डे टू डे हियरिंग चल रही है ऑलमोस्ट पिछले 4 महीनों से, क्या रह जाता है उसके बाद? जब एसआईआर रुका ही नहीं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका ही नहीं, बल्कि और क्लियर कर दिया कि संवैधानिक पावर, मान लिया, ठीक है ना जी? मान लिया। फिर दूसरा एग्जांपल बिहार का आपके सामने है, वो भी मान लिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट मान लिया ना, तो बचा क्या फिर? बचाइए, जो मैंने सवाल पूछा, क्या बचा बताओ? 1 महीने का समय काफी है क्या? देखिए, यहां पर चुनाव में, अब यूपी में तो चुनाव है नहीं, अभी 1.5 साल पड़ी हुई है, अभी 1.5 साल पड़ी है, तो बिहार में है। लेकिन 1 महीने का जवाब ये है कि हमने बिहार में 1 महीने में करके दिखाया है। तो ये टाइमिंग वाली बात मत करो, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, कुछ नहीं। आरएलडी तो कह रही है और टाइम दो यूपी में। कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं। यूपी में और टाइम किस लिए चाहिए अभी? यूपी में तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन चुनाव का बहुत समय है कि नहीं है? देखिए, अगर टाइम बाउंड प्रक्रिया नहीं करोगे तो वो तो ऐसी एक्सटेंड होती रहेगी। सवाल इस बात का है कि कोई, अच्छा, ये जो बीएलओस की मृत्यु हो रही है, हाँ, दबाव में है, ये है ना, ज्यादा काम है ना, प्रेशर है ना, मामला भी गंभीर है। लेकिन इसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दबाव से आत्महत्या हो रही है, प्लीज। बिकॉज उसमें क्या डाटा ये बताते हैं कि 800 से लेके 1000 उनको फार्म डिस्ट्रीब्यूट करने, बस एक बीएलओ को 1 महीने में। तो उसमें क्या प्रेशर? एक महीने तो शौक है क्या लोगों को मरने का? नहीं, ये शौक कुछ तो कारण होगा ना। कारण होगा, वो जांच हो जानी चाहिए। क्यों लिंक किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखो, ऐसे कुछ लोगों के, कुछ परिवारों के तो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वाजपेयी जी। हो सकता है, अब मान लो वो काम तो कर ही रहे हैं ना, उसमें कहां दिखा हार्ट अटैक आ गया, कुछ केसेस हैं जिनको हार्ट अटैक भी आ गया, तो उसको भी इससे लिंक कर दोगे? मतलब ये भी तो जायज बात नहीं है ना। तरीके की बात करें, हमारी सांत्वना उनके साथ। 1 महीने में 1200 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, कलेक्ट करना आसान है? क्यों, क्या दिक्कत है? 1200 क्यों, क्या अपनी ड्यूटी करने के बाद? देखिए, हर बार जनसंख्या, जब जनगणना होती है तब भी यही होता है, इलेक्शन होता है तब भी यही लोग काम करते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। सरकारी मुलाजिम है, उन्हीं को ये ड्यूटी सौंपी जाती है। ओके, देखिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है कि 2 करोड़ आधार कार्ड अभी तक डीएक्टिवेट हो चुके हैं। वो तो मर गए। मेरी बात सुनो ना। हाँ, तो 140 देखो, इसी तरह से अगर वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है, और जो कि होना चाहिए, कहीं भी चुनाव होंगे तो उसकी फंडामेंटल बेस क्या होता है? वोटर लिस्ट। अगर वोटर लिस्ट करेक्ट नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? तो क्यों विरोध कर रहा है विपक्ष? अब इनसे पूछो ना। अगर मरने वालों के नाम होने चाहिए, जवाब है नहीं होने चाहिए। इनके रिपीट एड्रेस होने चाहिए, जवाब है नहीं होने सरकार, चाहिए। तो ये 3 चीजें ही तो हैं। या उसके अलावा ये पॉइंट आउट करें कि भाई ये गड़बड़ है जी, ये गड़बड़ नहीं है। लेकिन वाजपेयी बिहार में तो एसआईआर के बाद भी कई जगह डुप्लीकेट नाम पाए गए।
नहीं, जमुई वगैरह में एफआईआर होने के बाद ही पाएगा। वही हम कह रहे हैं कि अगर जो आप संजय सरकार पॉइंट आउट करना है वो पॉइंट आउट करिए ना इरेगुलरिटीज, यू हेल्प देम। और आपने बिल्कुल सही बात करी कि बीएलए का फर्ज बन जाता है कि वो असिस्ट करें, वो पॉइंट आउट करें और वो ठीक कराएं। ये भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है। अपनी जिम्मेवारी निभाओगे नहीं, खाली आंदोलन की बात करोगे, खाली आरोपों की बात करोगे तो कैसे सस्टेन करेगा? ठीक है संजय सरकार। और कुछ संजय जगह जो आपकी बारी अधिकारी बोलिए संजय भाई, दबाव डाल रहे हैं, उसको नहीं होना। पहले तो ये बताइए 26 लाख और 14 लाख के जो दो आंकड़े मैंने दिए, आपको इसमें साजिश नजर आती है क्या, या फिर ये होना ही था? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब एसआईआर चालू हुआ था ना, हम लोग एसआईआर चालू कर पहले के पहले एसआईआर खत्म कर दिया, टोटल एसआईआर खत्म। उसको तमाम नेता बोलो, कोई बोल रहे हैं 3 करोड़ नाम बाज जाएंगे, 4 करोड़ नाम बाजे, कोई बोला आधा निकल जाएंगे, कोई बोला, हमने एक नेता को बोला 2 करोड़ रोहिंग्या। हम बोला आप पढ़े लिखे हैं ना, नहीं पढ़े लिखे? वर्ल्ड में टोटल रोहिंग्या कितना है मालूम है? अगर पढ़े लिखे है तो थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, 14 से 15 लाख वर्ल्ड में रोहिंग्या है। अरे आप बोल रहे 2 करोड़ रोहिंग्या बंगाल में कहां से पैदा कर दिया? हम पे पूछा कि कौन से बॉर्डर से रोहिंग्या बंगाल में आया, बताइए तो रोहिंग्या कहां से, कब आया? अब तो उस समय कौन गृह मंत्री थे? अगर 2017 में 25 अगस्त के दिन में म्यांमार सेना ने आरकंद में उसको लोग को अटैक किया था। वो लोग आपको मतलब जो 4 स्टेट के अंदर, मतलब बंगाल से कोई बॉर्डर नहीं है, 1642 किलोमीटर जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर होता है अरुणाचल से लेकर होता है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से ये होता है आपको 1642 किलोमीटर। कोई बॉर्डर बंगाल से तो घुस गया। और गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री उस समय राजनाथ सिंह जी थे जी। हम पूछे हैं, फिर हम उनको पूछे हैं जी आप बताइए तो अब पहले तो आपको 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आया एनसीआईबी। हम अगर जाफर भाई को बोलेंगे जाफर भाई एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, बोल नहीं पाएंगे। हम आपको दावा को साथ कह सकता हूं, नहीं बोल पाएंगे। जाफर भाई एनसीआईबी का फुल फॉर्म बोल सकते हैं आप? जाफर भाई आपको सवाल पूछ रहा हूं, कमाल है। एनसीआईबी का फुल फॉर्म, एनसीआरबी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं? अरे अच्छा एनसीआईबी, एनसीआईबी बोलिए ना फुल फॉर्म क्यों पूछ रहे हैं भाई? एनसीआईबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो। गृह मंत्री के अंडर में उन लोग बोलते 5 करोड़ घुसपैठी इंडिया के अंदर है। अगर 5 करोड़ घुसपैठी इंडिया का अंदर है, इसको जिम्मेवार तो अमित शाह जी को बनता है इसको निकालने के लिए। बॉर्डर कौन देखता है? बॉर्डर के मालिक तो भाई आप बीएसएफ देखता है, कहीं एसएसपी देखता है। अच्छा ठीक है, ओके संजय बोल दीजिए, रुकिए एक सेकंड। आप घुसपैठियों पर इतना डिटेल में बोल रहे हैं, मैंने सुनिए ना, बात तो सुनिए। मैंने घुसपैठियों पर सवाल नहीं किया था, मेरा सवाल था ये 26 लाख और 14 लाख, इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही जेन्युइन वोटर हैं जिनको काटने की साजिश हो रही है क्या? देखिए आपको मैं बता रहा हूं, अल्टीमेट लास्ट रिजल्ट आने दीजिए, हम आपको आराम से बैठ के बोलेंगे ये जवाब। क्यों? देखिए भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक दीदी से मिले, 3 विधायक का नाम हम बताता हूं। उसको एक का नाम सपन मजूमदार, जिसमें बांग्लादेश में 2023 तक वो गोपालगंज जहां हसीना चुनाव जीता वहां का वोटर था, वहां का उपजिला का जो चेयरमैन लिख के बताया 2023 तक ये मेरा वोटर था, अभी इंडिया में चला गया और 2021 में इंडिया से चुनाव लड़ा। उसको बाप का नाम भी नहीं है, उनका परिवार का नाम भी नहीं, उनका नाम भी 2002 का लिस्ट में नहीं है। नंबर 2 अशोक कितनिया को एक ही है। असीम सरकार को हरिंगाटा को जो उसको 12 विधायक दीदी को बोलो दीदी किसी भी तरफ से इसको रोकिए, तो मेरे विधायक पद खारिज हो जाएंगे, हम फॉरेन के लिए हम डिटेंशन कैंप में चला जाएंगे। आप कम से कम इतना आप मतलब जो यहाँ पर पीड़ित लोग आए उसके लिए लड़ाई किए, तो हमको लिए भी लड़ाई किए। 2002 से लेकर 2023 के बीच में बांग्लादेश में हिंदू का जो ये था 15% था, आज 6.5% हो गया। 1 करोड़ हिंदू अगर आया 2002 से 2023 के बीच, भारतीय जनता पार्टी जहां जिससे बॉर्डर और मथुआ इलाका से जीता है वो टोटल वोटर था भारतीय जनता पार्टी का। अगर उसमें अगर सब नाम कट किसके जा रहा है? मथुआ का नाम जा रहा है, जो 2002 से 2023 के पीछे उसको नाम कट जा रहा है। और किसको नाम कट के जा रहा है? जो इधर भी सिटीजन है उधर भी सिटीजन है। अगर रेशियो क्या हो रहा है? मुसलमान 10% है, हिंदू 90% है, ये हिसाब है। और 2026 को ये चुनाव है, बहुत मनोरंजक चुनाव है। मैं आपको बता दे रहा हूं, टीएमसी 225 से 245 सीट लेकर सरकार बनाएंगे। आप बोलेंगे मयंक जी बहुत मतलब बड़े झटका भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी दिया, बहुत बड़ा बहुमत मिला के बंगाल में सरकार में। हम तो बोल रहे एसआईआर का पहला में एसआईआर कर दिया, ठीक है ओके संजय, अब रुकिए संजय सरकार दावा कर रहे हैं कि टीएमसी इस बार 225 से 230 240 सीटें जीतेगी। राजकिशोर तिवारी, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे। राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर आपको क्या लगता है विपक्ष की रणनीति आखिर है क्या इन सारी पार्टियों की, टीएमसी की, कांग्रेस की, तमिलनाडु देख लीजिए या समाजवादी पार्टी देख लीजिए, क्यों इतना विरोध कर रहे हैं ये एसआईआर का?
दरअसल अब क्यों कर रहे हैं, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कर रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। क्योंकि बिहार में जब आपने किया तो बिहार के बाद आपने भी सवाल पूछे ही, वो महत्वपूर्ण। देखिए अभी एक सवाल उठाया गया बीएलओ को लेकर भी उठाया गया कि बीएलओ की मौत हो रही है और क्या बीएलओ के ऊपर बहुत काम का दबाव है, क्या इसको लेकर भी चीजें हो सकती हैं। पर मैं एक चीज तो आपसे कहूंगा मानक जी, जो फ्री में चीज मिलती है, एक सवाल और उठाया गया था कि क्या जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, क्या उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब सवाल है कि जब काम करने बाहर जाते हैं तो आप पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं और दूसरे काम भी करवा लेते हैं। ये जो वोटर आईडी बहुत आराम से मिलता चला जा रहा था, अभी ये बात कही गई इस पैनल में कि जब इस तरीके की प्रक्रिया चलती है, बातें उठती हैं, तो कम से कम लोग सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, अपने वोट की कीमत भी उनको समझ में आ रही है। कुछ हो न हो, एसआईआर का जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया है, इसमें एक खास बात है कि लोगों को लगा कि नहीं, ये वोट उनके लिए बहुत अहम, महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। अब चाहे उससे उनकी सुविधाएं जुड़ी हो, चूंकि आपको याद होगा जब बिहार में मैं लगातार आपसे डिबेट कर रहा था तो एसआईआर सिर्फ उनके लिए वोट का मतलब नहीं था, उसमें उनका मतलब यह था कि उनको जो राशन मिल रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10,000 रुपए जो जीविका दीदी को मिलने वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो तमाम सुविधाएं उसके साथ में जुड़ जाती हैं। अब ये जो बीएलओ वाली बात आ रही थी, एक बात बताइए मुझे, 1200 से ज्यादा एक बूथ में नहीं होते हैं लोग, आमतौर पे एक परिवार में 5 लोग होते हैं मानक जी। 20 घरों में भी अगर आप जाते हैं एक दिन में, क्या एक दिन में एक बीएलओ 20 घर में नहीं जा सकता है। प्राइवेट कर्मचारी जब ये निकलते हैं सर्वे करने, जब ओआरजी मार गया, तमाम जो सर्वे करने निकलते हैं, कितने घरों में ये लोग जाते हैं। हम लोगों ने भी ये काम किया है, काम करवाया, देखा है कितना प्रेशर है। और क्या बैंक में जो कर्मचारी बैठा हुआ है उसके पास किस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है, उसको कितने फॉर्म भरने होते हैं। यहां दिक्कत दरअसल आ रही है, अक्सर क्या हो रहा कि किसी व्यक्ति की, फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा दिक्कत आ रही पुरुषों की नहीं, महिलाओं की आ रही है, क्योंकि महिलाएं ब्याह के कहीं से कहीं आ गई। शादी के पहले उनका वोट कहीं और था, उसके बाद क्या अब इनका वोट यहां शिफ्ट हुआ, पिछली बार उन्होंने वोट यहां नहीं डाला था, उस जगह वोट डाला था, उसका मिलान करना है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, इसमें समय लग रहा। दिक्कत यहां चुनाव आयोग की हुई, उससे जो चूक हुई, उसने आंगनबाड़ी कर्मचारी और इस तरीके के लोगों को फिर उसको लगा कि ये चीजें नहीं हो पा रही, तब उनको सबसे पढ़ा लिखा जो हर चुनाव में हर चीज में जिसको लगा देते हैं, आप चाहे वो पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने हो या कुछ भी करना हो, वो आपका शिक्षक होता है। तो वो शिक्षक जो है जब वो निकलता है, जब काम करना शुरू करता है, तब चीजें होती हैं। तमाम इस तरीके की घटनाएं, तमाम इस तरीके की बातें सामने आई कि इतने लोग की मृत्यु होगी। बिहार में भी हम लोगों ने एसआईआर देखा और ये मतलब ये वाकई अजीब सी स्थिति है कि किस तरीके से हीट ऑफ द मोमेंट में ये बातें हो रही। अब एक बात आई कि ओबीसी उनके नाम काट दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि बिहार में वोट एनडीए को जो मिला है वो कितने सवर्णों को मिला, कितने ओबीसी का मिला है, जरा बूथ वाइज थोड़ा सा उसका आकलन कर लिया जाए। आज पिछड़ों ने किसको वोट दिया, जरा उसका आकलन कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सवाल तो उठा रहा है, लेकिन इस सवाल से एक फायदा हो रहा है लोकतंत्र का, लोग अपने वोट की कीमत समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। परंतु एक चीज समझ में आ रही, उल्टा उन पर असर यह पड़ रहा है कि भाई ये एसआईआर से डरते हैं क्योंकि ये कुछ लोग को बचाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जिनको बचाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि इससे राजनीतिक लाभ तो विपक्ष को नहीं हो रहा है, बाकी हाँ ठीक है। चला ओके, एक सवाल और, लगता है कि विरोध होते रहना चाहिए। ओके, एक सवाल और राजकिशोर, ये अब जैसे मैंने बताया कि बिहार की तरह जो बंगाल में आंकड़ा आ रहा है वो अभी तक 14 लाख पहुंचा है जो फॉर्म जमा नहीं हुए, जो कि बिहार से तो बहुत कम है। लगभग उतने ही वोटर वहां भी थे, उतने ही वोटर बंगाल में भी, ये ज्यादा फर्क नहीं है। वो 65 लाख आया था, यहां सिर्फ 14 लाख आया, और ये 26 लाख चलिए उसमें और जोड़ लीजिए जिनको अभी फॉर्म देने हैं। तो ये घुसपैठियों वाला मुद्दा तो ऐसा लग रहा है फुस हो जाएगा बंगाल में। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था घुसपैठियों का। नहीं, बिल्कुल घुसपैठियों का मुद्दा था, और जब ये बातें आई तो पूछा जाएगा भाई घुसपैठिए गए कहां। हाँ, निश्चित तौर पर ये सवाल उनसे पूछा जाएगा घुसपैठिए कहां गए, ये कहां पर चीजें चली गई। लेकिन एक बात और आपको बताऊं मानक जी, बीजेपी के तमाम नेताओं की चिंताओं को भी समझिए। वो जानते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, बीएलओ है कौन? राज्य के कर्मचारी है ना, जो सत्ता में है। कौन ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आयोग को कर सकती है, तो जो वहां पर कर्मचारी, इस पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के अपने कोई कर्मचारी नहीं होते हैं, वो जो वहां पर लोग लगे हो, उन्होंने दूसरे तरीके के आरोप बीजेपी लगाने शुरू कर दिए कि तमाम बीएलओ को इस तरीके से लगाया गया। अभी जो बात कही गई पैनल में, सबसे महत्वपूर्ण मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी दल के कार्यकर्ता जो जमीन पर होंगे, बूथ लेवल एजेंट,
उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगर वो पूरी तरीके से सक्रिय होंगे तो चुनाव सशक्त होगा, और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस वहां पर है सत्ता में, तो उनके पास कार्यकर्ता भी और वो भी चीजें सारी चीजें ठीक है। बिल्कुल सही है। ओके, आनंद दुबे मुंबई में भी मिले हैं डुप्लीकेट वोटर, ये भी खबर आई है। कितने 10 लाख 11 लाख के आसपास मुंबई में भी हैं। वहां एसआईआर हो रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? आनंद दुबे तो खुद घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे। हाँ, इनकी पार्टी उठाती रही। हाँ, शिवसेना। मानक भाई नमस्ते। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए? जहां चुनाव होने वाले हैं वहां होने चाहिए ना। जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, क्या उसमें महाराष्ट्र है? आपको भी पता है और सभी पैनलिस्ट को पता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ये बाकी राज्यों के चुनाव की ताकत के लेवल का ही चुनाव होता है। मुंबई का जो बजट है वो कई राज्यों के बजट से बड़ा है, तो इसका मतलब यह चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव में एक मतदार का 103 बार नाम आता है और वो जाकर गुहार लगाता है कि देखिए भैया मेरे नाम 103 जगह आए हुए हैं, जबकि मैं एक ही आदमी हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक 4,33,000 लोगों के एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम पहचान आई हुई है। अब तक ये जो पूरा आंकड़ा 11 लाख पार कर गया है। 1,03,00,000 मुंबई में मतदाता है, जिसमें से अगर 11 लाख मतलब 10% मतदाता सूची में विशुद्ध रूप से धांधली है। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे चुनाव आयोग हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के जो एक प्रकार से दूत बन के हमारे यहां आते हैं, ये दोनों विफल हैं। यही लड़ाई शिवसेना लड़ रही है महाराष्ट्र में, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मुंबई में जिस प्रकार शिवसेना का कैडर काम करता है, जितना ताकतवर बीएलए शिवसेना का है शायद ही किसी पार्टी का होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 24/7 शाखा के माध्यम से लोगों की सेवा होती है, और वहां लिखा ही होता है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। हम यही कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि अगर हमने आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी है तो इसे दुरुस्त कर दो। आपने 23 नवंबर से 5 दिसंबर आपने थोड़े पकड़ी है, कमाल कर रहे हैं। उतने समय में इलेक्शन कमीशन खुद बोल रहा है कि भैया हमने ये डुप्लीकेट एंट्रीज पकड़ी हैं, ये आपने कहां चोरी पकड़ी है? अरे कमाल है, हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा मंच लगाकर दुनिया के सामने दिखाया कि देखिए एक चेहरे के ही 50 चेहरे एक घर में रहते हैं, जिस घर में 100 आदमी रहते हैं, जिसमें 5 के रहने की भी जगह नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमने कहा बताया? नहीं, अच्छा, हमने नहीं बताया, मैं समझ गया। आदित्य ठाकरे की प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, जिसमें वो मंच पर वो सारे आंकड़े दिखा रहे थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं आप उसी का जिक्र कर रहे हैं ना। एक मिनट माने भाई, आदित्य ठाकरे ने प्रेजेंटेशन तो किया ही किया। हमारे जो बीएलए हैं वार्ड स्तर पर जगह जगह जाकर जो चुनाव आयोग की जो ऑफिसेज होती है वार्ड लेवल पर, या 10-12 वार्ड मिला के जिसको मुख्य हम लोग कहते हैं अपने एरिया का, विधानसभा लेवल पे, उनको बता रहे हैं कि देखिए धांधली है। वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची बनाने का अधिकार हमारे पास आपको कहना चाहिए आनंद दुबे, चुनाव आयोग के पास है। आपको तो कहना चाहिए कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में भी करवाओ जल्दी से जल्दी एसआईआर, और जिन जिन लोगों के 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार नाम है जल्दी से हटाओ। अरे अगर कहने से होता है मानक भाई, तो कितना कुछ तो कहा है हमने। हमारे यहां तो एक विधायक है नीलेश राणे, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, वो कल बीजेपी के घरों में घुसकर कैश पकड़वा के दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एफआईआर तक नहीं किया। अरे कहने से होता तो अब तक तो हम लोग क्या क्या कह गए होते। नहीं, तो क्या कहिए तो सही, कम से कम स्टैंड तो लीजिए। आयोग भाई यही तो सवाल है, विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है एसआईआर का? कहीं विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी आ गई, फिर बोल रहे हैं टाइम और दे दीजिए। आपका स्टैंड क्या है? रुकना चाहिए या टाइम देना चाहिए? मानव, हमारा स्टैंड ये है। नहीं मानक भाई, हमारा स्टैंड क्लियर है कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन उन राज्यों में जहां चुनाव है, उन राज्यों में नहीं जहां चुनाव 2027 में है। उत्तर प्रदेश में आप 2026 बीएमसी का चुनाव तो है ना, लेकिन 2025 में तो महाराष्ट्र। अरे तो कहां कर रहे हो आप कहां कर रहे हो? महाराष्ट्र में आपने 12 लोगों की सूची में डाला है महाराष्ट्र को। तो आप चाह रहे हैं ना, यही तो पूछ रहा हूं। आप ही अरे तो कहिए ना फिर जी, वही तो कह रहा हूं। चाहने से होता है, मेरे चाहने से होगा। मैं तो चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज मंत्रिमंडल से हट जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि पार्थ पवार के ऊपर जो आरोप लगे उसकी जांच हो। अरे स्टैंड ही नहीं ले रहे आनंद दुबे। कमाल है मानव, कैसे स्टैंड कैसे लूं? अरे कहिए ना कि हम चाहते हैं एसआईआर महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और हम चिट्ठी लिखेंगे चुनाव आयोग को। हम चाहते हैं
अरे हाँ, तो हम चाहते हैं, लेकिन कैसे कब करोगे? जब महानगर पालिका का चुनाव खत्म हो जाएगा तब। अब आचार संहिता लगने वाली है दिसंबर में, तो कैसे करोगे SIR? कमाल करते हैं मानक भाई। अरे तो यही तो चुनाव आयोग भी कह रहा है। बीजेपी का है वही सही। आपने चुनाव आयोग का स्टैंड दोहरा दिया। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है, भैया BMC का चुनाव है, अभी नहीं कर सकते वहां पर। 36 बार मिले, 36 बार हम मिले, 36 बार। तो चुनाव मत करवाइए। तो इसका मतलब आप धांधली वोटर लिस्ट करके चुनाव करवाएंगे? सिंपल सी बात, क्लियर हो गया। आज मानक गुप्ता सर के शो पर यह बात क्लियर हो गई कि चुनाव आयोग नहीं चाहता है महाराष्ट्र में धांधली रुके, इसीलिए वो चुनाव के बाद करवाना चाहता है। अच्छा, एक सेकंड, जफर इस्लाम इस पर देखते हैं। इसमें पूछता हूं जफर भाई, आपके पास कुछ है क्या? क्यों महाराष्ट्र में, असम में कुछ जगह छोड़ दिया? अरे उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सब कुछ कह दिया है, लेकिन मैं एक अहम बात कहने जा रहा हूं। देखिए, शिवसेना उबाटा के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे जी अच्छे इंसान है, मैं पर्सनली, हमारे मित्र भी है, लेकिन सच्चे इंसान इसलिए कह दिया उन्होंने कि भाई देखिए 80% जो है समाज सेवा अब वो जो मेन शिवसेना वो करती है, 20% के लायक हम बचे राजनीति में। उनको बता रहा 20% लेना है, इतनी सारी पार्टियां हैं, छोटा सा वोट आया, 10% भी नहीं बचे भाई। जफर तो भाई नहीं करिए वो तो जफर भाई एक सेकंड, जफर भाई मैंने तो सुना है कि वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में बड़ी आजकल लड़ाई चल रही है, पब्लिकली एक दूसरे को लंका जल गई, हम खुद लंका हैं, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर बयान दे रहे हैं। राम और रावण की बातें हो रही हैं। हाँ, राम और रावण की बातें हो रही है। नहीं, ये आनंद दुबे जी आपको बोल दिया क्या? हमारे यहाँ बिल्कुल अरे स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट है, बयान है सबके। टीवी पर बोला भाई, टीवी पर बोला, दुनिया के सामने रैली में बोला है। सुन लीजिए ना, ऐसे नोक झोंक कभी कभार जब बड़ा अलायंस होता तो होते, लेकिन हमारे यहाँ कभी टूट नहीं होती सर, इसके कोई महत्व नहीं है। हकीकत यह है, तो सुनिए एक मिनट, हकीकत यह है कि आज आनंद बाबू की पार्टी जो है, एक टाइम में ठीक बोल रहे हैं कि मैं तो खुद मुंबई का हूं, ठीक है, कि शिवसेना का काम होता था। अब वो काम जो है शिवसेना असली जो कर रही है, नकली शिवसेना जो है वो काम भी नहीं बचा है। 9 सांसद बीजेपी के पास, 9 सांसद शिवसेना के पास, हम दोनों तो बराबर हैं, तो कहां बड़े हुए आप? अभी लोकसभा बीता ना, पूरे महाराष्ट्र की सरकार देखिए ना, आज के दिन महाराष्ट्र की सरकार में आपके कितने रिप्रेजेंटेटिव है भाई? सरकार तो लूटपाट करके बनी हुई है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं। विनोद जी, इसमें आपको भी ऐसा तो लगता है ना कि बंगाल में चलिए ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि चुनाव है, वहां 1 महीने का समय दे दिया, हो गया, बाकी राज्यों में थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए, 2 महीना दे दीजिए। मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये लोग 800 फॉर्म जमा कर रहे हैं, 1200 फॉर्म जमा कर रहे हैं, उसको अपनी ड्यूटी भी करनी है। उसको ड्यूटी छुट्टी नहीं दी गई है। और जरा कल्पना कीजिए, हम सब लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, हमको अपनी ड्यूटी के साथ साथ अगर 800 1000 लोगों के घरों में जाना पड़े तो दबाव समझ में आ जाएगा। मैंने कई BLO से बात की है, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं, दोनों BLO हैं, बच्चे घर में हैं, स्कूल भी जाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का काम भी करना और फॉर्म भी बांटने हैं। तो कम से कम जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, दूर हैं चुनाव, वहां तो आप 2 महीने समय दे सकते थे, इसमें क्या दिक्कत थी? मेरा खाली यही है कि ये अतिरिक्त जिनकी जाने गई 25 लोगों की, किसी अखबार 27 सपा कहीं 25 है, वो उनकी जान कीमती थी। और किसी को जान देने का शौक नहीं होता है कि जैसे कह दिया जाए साहब उसका कोई मतलब नहीं है। जफर भाई, ये बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशीलता का मामला, मानवता का मामला है। नहीं, वो वाजपेयी जो कह रहे हैं ना, जफर भाई भी शायद वही कहना चाह रहे थे कि वो आत्महत्या हो सकता है किसी और वजह से। नहीं, मैं आत्महत्या की बात नहीं कर रहा, उसको जोड़ा जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ खाली आत्महत्या ही नहीं है, अगर हार्ट अटैक भी हो रहा है। आप के साथ एक बात कहना चाहता हूँ विनोद जी, देखिए मैं कोई टीका टिप्पणी, ये संज्ञान किसको लेना चाहिए? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन संज्ञान, लेकिन हकीकत उनको मालूम है। इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं, वो गलत है जफर भाई, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कई अधिकारी, देखिए, कई अधिकारी SDM और तहसीलदार लेवल के जो इसमें काम में लगे हुए हैं, या कई DM भी, वो अतिरिक्त उत्साह से जो है दबाव बना रहे हैं, जो नहीं बनना चाहिए। ये मेरा कहना है। वो 4 तारीख की डेडलाइन है, तो फिर वो होता ही है कि टाइम पर पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। और दर्शकों से एक बार फिर अपील कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या वाकई BLOs पर दबाव है? 1 महीने का समय जो दिया गया है 12 राज्यों में, क्या ये काफी है? क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मिमिक्री तो कराई नहीं यार।